लेते हैं थोड़ी सी। तो नवपाषाण काल के अंदर जो इंसान था उसका जो आवास है वो कैसा हो गया है? स्थायी। आवास कैसा हो गया है? स्थायी हो गया है। आवास स्थायी होने का रीजन क्या है? क्योंकि इसने अब कृषि करना स्टार्ट कर दिया है। क्या करना स्टार्ट कर दिया है? कृषि। आवास स्थायी होने का रीजन क्या है? क्योंकि इसने क्या करना स्टार्ट कर दिया है? खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर दिया। अगर आप खेती करते हो तो खेती करने के लिए जरूरी है कि आज आपने बीज बोया है तो फसल 4-5 महीने बाद होने वाली है, तब तक आपको किसी जगह पर रुक करके उसकी रखवाली करनी है, उसको थोड़ा सा निगरानी रखनी है, सारी चीजें करना है, उसके बारे में देखरेख करनी है। तो वो सारी बातें हैं। तो कृषि के लिए आवास स्थायी जरूरी हो गया, तो इंसान भी एक जगह रुक करके रहना स्टार्ट कर देता है। कृषि के अंदर अपन थोड़ी सी और अंदर से बातें कर लेते हैं। तो कृषि के अंदर बात करते हैं, गेहूं के साक्ष्य अपन को कहां से मिले? कहां से? गेहूं के पूछ रहा हूं बेटा। गेहूं के साक्ष्य, जौ के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य। ठीक है, गेहूं के साक्ष्य अपन को मिलते हैं मेहरगढ़ से। कहां से मिलते हैं? मेहरगढ़ पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर। जौ के जो साक्ष्य मिलते हैं वो अपन को मिलते हैं ईरान से। कहां से मिलते हैं? ईरान से। और चावल के जो साक्ष्य अपन को मिलते हैं वो मिलते हैं कोल्डी हवा। कोल्डी हवा। ठीक है, कोल्डी हवा पड़ता है आपका यूपी के अंदर। कोल्डी हवा जो पड़ता है वो कहां से पड़ता है? यूपी के अंदर। ये लगभग अपन को जो मिले हैं लगभग 5000 बीसी पुराने साक्ष्य हैं। कब के साक्ष्य हैं? लगभग 5000 बीसी के आसपास के साक्ष्य, 4000 से 5000 बीसी के आसपास के साक्ष्य हैं। बाद में और खोज होती रहती है, तो और खोज जब हुई तो दोबारा अपन को एक जगह और मिली। उस जगह का नाम है लोहुरा देव। क्या नाम है? लोहुरा देव। लोहुरा देव से अपन को जो साक्ष्य मिले लगभग 7000 बीसी पुराने साक्ष्य मिले हैं। कितने? लगभग 7000 बीसी। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? एग्जाम के अंदर आपसे पूछ ले चावल के सबसे प्राचीन साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, ऑप्शन के अंदर लोहुरा देव नहीं है तो आपको क्या करके आना है? कोल्डी हवा करके आना है। लेकिन यदि ऑप्शन में लोहुरा देव भी आपको मिले तो क्या करके आना है? लोहुरा देव करके आना है। ठीक है, गेहूं के सबसे प्राचीन साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, जौ के साक्ष्य ईरान से प्राप्त हुए हैं, और चावल के ये मैंने दोनों फैक्ट बता दिए। किसी किसी क्वेश्चन जो पहले के क्वेश्चन है वो अगर उठा करके डाल दिया तो उनमें कोल्डी हवा मिलेगा, जो बाद में क्वेश्चन बने हैं उनके अंदर आपको लोहुरा देव देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मैंने दोनों लिख दिए, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्लियर है? बात कर लेते हैं और नवपाषाण काल में क्या हुआ है। तो नवपाषाण काल के अंदर पहिए की खोज हो चुकी है। पहिए का आविष्कार कौन से काल में हो गया है? और ये जो पहिया है वो किसका था? सबसे पहले पत्थर का। पहिया किसका था? सबसे पहले पत्थर का था। और बातें कर लेते हैं नवपाषाण काल में और क्या मिला है अपन को। तो नवपाषाण काल के अंदर से अपन को जो अस्थियां होती है ना, हड्डियां, हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। किसके औजार प्राप्त हुए हैं? हड्डियों के। हड्डियों के औजार। हड्डियों के जो औजार मिले हैं अपन को वो मिले हैं बिहार में। एक जगह पड़ती है चिरांद। कौन सी जगह है? चिरांद। ये कहां पड़ता है? बिहार के अंदर पड़ता है। हड्डियों के जो औजार मिले हैं अपन को वो कहां से प्राप्त हुए हैं? चिरांद, बिहार के अंदर से प्राप्त हुए हैं। और अगर बात करें तो आदि मानव के चित्र, आदि मानव के शैलाश्रय। शैलाश्रय का मतलब है चट्टानों से बने हुए घर। शैलाश्रय का मतलब क्या है? चट्टानों से निर्मित घर या गुफाएं। तथा गुफा चित्र जो अपन को मिले हैं वो मिले हैं भीमबेटका। कहां से मिले हैं? भीमबेटका, मध्य प्रदेश। कहां से मिले हैं? भीमबेटका, मध्य प्रदेश से मिले हैं। ठीक है, लोहुरा देव भी कहां पड़ता है? आपके यूपी के अंदर पड़ता है। ये भी कहां पड़ता है? यूपी के अंदर पड़ता है। और जो आदि मानव के शैलाश्रय और गुफा चित्र मिले हैं वो कहां से मिले हैं? भीमबेटका से मिले हैं। इसके अलावा अपन को इस नवपाषाण काल के अंदर बहुत ज्यादा संख्या के अंदर मृदभांड भी देखने को मिले हैं। क्या मिले हैं? मृदभांड। मृदभांड क्या होते हैं? तो मृदभांड होते हैं मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तनों को क्या कहते हैं? मृदभांड कहा जाता है। और अगर आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा मृदभांड अपन को कहां से प्राप्त हुए हैं, तो सर्वाधिक मृदभांड जो प्राप्त हुए हैं वो हस्तिनापुर से हुए हैं। हस्तिनापुर से। ठीक है, इसके अलावा नवपाषाण काल के अंदर इंसान ने आग का प्रयोग करना सीख लिया था। आग का प्रयोग सीखा। कौन से काल में सीखा है? नवपाषाण काल के अंदर सीखा है। क्लियर है? तो ये सारे फैक्ट आते हैं आपके नवपाषाण काल से रिलेटेड। इसके अलावा नवपाषाण काल में ही अपन को एक चीज और मिली है। वो क्या मिला है? तो नवपाषाण काल में अपन को मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य। दफनाने के साक्ष्य। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के अपन को साक्ष्य मिले हैं। यहां से भी 2 क्वेश्चन बनते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य, यहां से 2 क्वेश्चन बनता है। एक पूछा जाता है सबसे प्राचीनतम साक्ष्य अगर पूछ लिया जाए तो वो अपन को मिलता है बुर्जहोम से। कहां से मिलता है? बुर्जहोम, जो कि पड़ता है कश्मीर के अंदर। कहां पड़ता है? कश्मीर के अंदर। मध्य पाषाण काल में लिखवा दिया, लेकिन जो मिले हैं वो नवपाषाण काल से मिले। वहां पे कुत्ते मैंने वो लिखाया था कि पशुपालन जो करना स्टार्ट कर दिया था वो मध्य पाषाण काल में कर दिया था, तो इसलिए वो फैक्ट मैंने लिखा दिया। लेकिन जो ये सबूत है ये कब का है? नवपाषाण काल का है। नवपाषाण करके आना है। मध्य पाषाण में से हटा दो उसको, नवपाषाण कर लो। वो मैंने पशुपालन में वो कुत्ता लिखा था, इसलिए उसका इंपॉर्टेंट की दृष्टि से मैंने लिखवा दिया था बताने के लिए। ठीक है, इधर सुनो। मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन में वो कुत्ता वर्ड आया था तो मैंने उस कुत्ते की वजह से वहां पे बता दिया कि ऐसे साक्ष्य अपन को यहां से मिले। लेकिन ये जो साक्ष्य है वो नवपाषाण काल के साक्ष्य है।
ठीक है ना, क्लियर है। तो इसको आप चाहो तो वहीं पे कोष्टक में लिख लेना, नवपाषाण काल, जहां पे कल लिखा है, चाहे यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है ना। वो मेरे कुत्ता वर्ड आ गया था इसलिए मैंने हाथ किया, तो वो इससे रिलेटेड फैक्ट था इसलिए लिखा दिया। लेकिन जो साक्ष्य मिला है वो मध्यपाषाण काल में नहीं है, कब है, नवपाषाण काल का है। क्योंकि नवपाषाण काल में अपन को कृषि प्लस पशुपालन दोनों के साक्ष्य मिले हैं, कृषि प्लस पशुपालन दोनों के अपन को साक्ष्य मिले हैं। कहां से, कृषि और पशुपालन दोनों के साक्ष्य कहां से मिले हैं, नवपाषाण काल से मिले हैं, ठीक है। तो उसी के अंदर आता है मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य। और फिर मैंने बताया था सभ्यता के अंदर, शायद कल बता दिया था, रोपड़ से। रोपड़ कहां पड़ता है, पंजाब के अंदर, ठीक है ना। तो चाहो तो वहां कल लिख लिया हो तो वहां पे उसको ऐसे कोष्टक में बंद करके आगे लिख लेना, नवपाषाण काल से मिले, ठीक है। जिन्होंने नहीं लिखा वो यहां पे लिख सकता है। भीम बेतका जगह का नाम है, यहां पे गुफाएं मिली है, उन गुफाओं के अंदर इंसान के द्वारा बनाए गए चित्र मिले हैं। वो चित्र किस प्रकार के मिले हैं अपन को, तो जो पहली दूसरी का बच्चा नहीं होता कि जो बनाता है दूसरी तीसरी क्लास का, कुछ इस तरीके से कि जैसे अगर, हाँ हाँ लिख लेना, मैं चित्र बना के दिखा रहा हूं। चित्र ऐसे मिले भैया, ठीक है, ऐसे, और ये हाथ में ऐसे भाला लेकर के मारते हुए। और जो हाथी वगैरह के चित्र मिले वो ऐसे मिले, ये हाथी है, हाथी के 4 टांग बना दी, ये पूंछ बना दी, ये सूंड बना दी, ये बड़े बड़े कान बना दिए, और कुछ बच गया क्या, हाँ। तो ऐसे कुछ अपन को चित्र मिले। या फिर कुछ घोड़े के ऊपर बैठा हुआ इंसान, जैसे घोड़ा बना दिया, घोड़ा बना दिया, घोड़े के ऊपर इंसान बैठ करके शिकार कर रहा है, कुछ इस प्रकार के कच्चे चित्र मिले हैं, पक्के नहीं मिले, मतलब आप लोगों की तरह डिजाइनर नहीं था, ठीक है ना। हाँ, आप लोग समझ गए, इंटेलिजेंट हो, ठीक है। लिखो जल्दी फटाफट, है मृद भांड। इधर सर्वाधिक अपन को हस्तिनापुर से मिले हैं, अरे ले यार ऊंचा ले, ऊपर वाला भी चाहिए, ले भैया नीचा कर ले। अब सही है क्या, देख नीचे ऊपर के चक्कर में छोटा हो जाएगा, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मृद भांड मिट्टी के बर्तन हस्तिनापुर में सबसे ज्यादा मिले हैं, सर्वाधिक, ठीक है। हाँ तो बेटा अभी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाने तो दे मेरे को, हैं आज से आगे की बातों को आज ही कर ले, सारी करेंगे, अभी सिंधु घाटी सभ्यता में करेंगे ना, सारे बताएंगे, टेंशन मत कर। चावल भी बताएंगे, जड़े हुए चावल भी बताएंगे। वो सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से मिले, सवाल वो पूछेगा। अगर पूछ रहे नवपाषाण काल में कहां से मिले या प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले, तो अपन को पाषाण काल में जाना है। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए स्पेशली पूछेगा वो कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस सभ्यता से चावल के साक्ष्य मिले हैं, या फिर ऑप्शन में पूछ लेगा कि निम्न में से किस स्थान पर चावल के साक्ष्य मिले, उनमें सब में सभ्यताएं दे दी, तो आप समझ जाओगे भाई ये सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो वहां पे आप करके आ जाओगे, ठीक है। वो मैं सारे फैक्ट लिखाऊंगा, घबराओ मत, कुछ नहीं छोड़ने वाले। लिख लिया क्या ये पूरा आपका पाषाण काल कंप्लीट होता है, ठीक है। पाषाण काल जो है, हाँ इसी में मिला है, नव पाषाण काल में ही है, ठीक है। लिख लिया क्या, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा हड्डियों के औजार कहां से प्राप्त हुए हैं, चिरांद बिहार, ठीक है। ज्यादा आप कंफ्यूज हो ही मत, चले आगे। हाँ इसके बाद देखो सेकंड नंबर पे अपन बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। किसकी बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को ही अपन हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसी को किस नाम से जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता। इसी को अपन कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। इसी को अपन सैंधव्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, सैंधव्य सभ्यता। ये सारे के सारे इसी के नाम है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता बोल दो, चाहे हड़प्पा सभ्यता बोल दो, चाहे कांस्य युगीन सभ्यता बोल दो, चाहे सैंधव्य सभ्यता बोल दो, ये सब एक ही बात है, ठीक है। कांस्य युगीन सभ्यता तो क्यों बोला, क्योंकि कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए बोला है क्योंकि इस काल के अंदर इंसान जिस धातु का इस्तेमाल करता था वो कौन सी धातु थी, कांसा, ठीक है। यानी कि अधिक मात्रा में जिस धातु का उपयोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांसे का ही उपयोग कर रहा है, अधिक मात्रा में जिसका उपयोग कर रहा है वो कांसा है, ठीक है। जैसे आजकल के जमाने में अपन लोहे का उपयोग ज्यादा करते हैं ना, हर जगह आपको चारों तरफ लोहा दिख जाएगा, ठीक है। ऐसे उस जमाने में कांसे का उपयोग किया जाता था ज्यादातर, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, ठीक है। अब अपने के बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। तो सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने से पहले अपन कुछ बातें देख लेते हैं, जैसे परिचय। सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय अपन देख लेते हैं भाई कि ये पता कैसे चला कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम की भी कोई चीज है भारत के अंदर, ठीक है। तो 1826 की बात है। कब की बात है, 1826 में। 1826 में अपन को सर्वप्रथम संकेत मिला, सर्वप्रथम संकेत। और सर्वप्रथम संकेत देने वाला व्यक्ति कौन था, चार्ल्स मेसन। कौन है, चार्ल्स मेसन, ठीक है। यानी कि 1826 से पहले तक तो अपन को कुछ पता ही नहीं था, ठीक है। कुछ हिंट भी नहीं पता कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम की भी कोई चीज होती है। 1826 में भी नहीं पता था, 1826 में इसको लगा कि यार यहां पे कुछ हो सकता है, ठीक है। तो सर्वप्रथम संकेत दिया है, किसने दिया है, चार्ल्स मेसन में। इस समय पे राज किसका है, अंग्रेजों का राज है, और अंग्रेजों ने लूट खसोट पे ज्यादा ध्यान दे रखा है, इन चीजों पे ध्यान कम दे रखा है। इसलिए चार्ल्स मेसन ने कहा, संकेत दे दिया, लेकिन इसकी बात पे कोई भी
फैसला नहीं होता है, इसकी बात को इग्नोर मार दिया जाता है, कोई इसकी बातों पे ध्यान नहीं देता है, कोई अंग्रेज अधिकारी वगैरह कोई भी नहीं देता है। तो फिर बाद में बात आती है 1834 की। कब की है? 1834 में। 1834 में सर्वप्रथम साक्ष्य जुटाने का काम किया जाता है। सर्वप्रथम साक्ष्य जुटाए कि भैया संकेत मिलने से बाहर नहीं पड़ेगी, साक्ष्य भी देना पड़ेगा। तो एक व्यक्ति था बर्नेस नाम का, ठीक है। इस बर्नेस ने साक्ष्य जुटा करके अंग्रेज अधिकारियों के पास लेकर के गया। वहां पे भी इसकी बात को कोई ज्यादा फोर्स, इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, मतलब इसको भी इग्नोर मार दिया गया। इसके बाद में घटना आती है 1856 की। 1856 में रेलवे लाइन बिछाई जाती है। क्या बिछाई जाती है? रेलवे लाइन बिछाई जाती है। कहां से कहां तक? लाहौर से कराची। लाहौर से कराची तक रेलवे की पटरी बिछाई जा रही होती है 1855 के अंदर, ठीक है। आप सभी लोग जानते हो कि 1853 की बात है, सबसे पहले रेल चली। कहां पे चली थी? मुंबई से ठाणे। लेकिन मुंबई से ठाणे पे चलने से पहले भी एक लोकल मालगाड़ी का ट्रायल किया जा चुका था उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। मालगाड़ी का ट्रायल किया जा चुका था कहां पे? उत्तराखंड के अंदर। बाद में जो रेलवे की जो लाइन चली थी कहां से? मुंबई से ठाणे। उसके बाद में चली लाइन बंगाल के अंदर, ठीक है। कहां पे चली? बंगाल के अंदर। और फिर तीसरे नंबर की ये लाइन थी जो कि लाहौर से कराची तक बिछाई जा रही थी, ठीक है। 1856 उस समय पे लॉर्ड डलहौजी हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? लॉर्ड डलहौजी हुआ करते थे। उनके जमाने की ये बातें हैं। तो रेलवे लाइन बिछाने का जो काम कर रहे थे वो दो भाई थे, उनको बोलते हैं बर्टन बंधु। बर्टन बंधु कहा जाता है। दो भाई हैं, इंजीनियर है मतलब एक प्रकार से, जो कि रेलवे की पटरी बिछाने का काम कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि रेलवे की जो पटरी बिछाई जाती है उनके नीचे कुछ ना कुछ गिट्टी वगैरह आ रही है, जो होते हैं ना मजबूत, कुछ सॉइलिंग की जाती है उसके अंदर बढ़िया मात्रा के अंदर ना। तो वहां पे उनको ईंटों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ईंटों की, क्योंकि उस जमाने में इतना ज्यादा क्रशर मशीन वगैरह तो हुआ नहीं करती थी। तो ये ईंट वगैरह को तोड़ फोड़ करके वहां पे उनके ऊपर नीचे बिछाया जाता था। तो ईंटों की जब इनको आवश्यकता पड़ी तो इन्होंने कहा कि भैया टेंडर वगैरह पास किए होंगे, भैया ईंटों के बट्टे लगाओ और हमको ईंट ला करके दो। तो यहाँ के जो लोग थे गाँव के आसपास वाले, वो इसको ईंट ला करके पकड़ा देते हैं। बंटन बंधु जब देखते हैं कि यार ये ईंट अभी की तो बनी हुई लगती नहीं है, ये बहुत पुराने जमाने की ईंट लग रही है, तो पूछते हैं कि यार हमने तो अभी ऑर्डर पास किया, तुम लोगों ने क्या पहले से पता था कि यहाँ पटरी बिछने वाली है और ऐसे हमको ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी? तो कहते हैं नहीं नहीं भाई साहब, हमको कहां से पता होगा यार, आप तो अंग्रेज आदमी हो, लॉर्ड आदमी हो, है। वो तो क्या, हमारे बगल में टीला है गांव के बगल में, वहां से गल्लाई सारी पड़ी, वहां में उठा ले रहा है, हम सबने की जब ले रहा है, नहीं हमारा कहीं काम है। तो ठीक है, उन्होंने देखा यार ईंट भी अब की कोई नहीं, बहुत पहले की है, हवाले की थोड़ी, हमारा दादा परदादा पहले के टाइम की, क्या हमारा दादा परदादा पहले कह गया बेटा मौज करो तुम तो, है। तो उस जमाने की ईंटें हैं। तो ये फिर वापस बर्टन बंधु जाते हैं आगे, सूचना पहुंचाते हैं ऐसे ऐसे हमको ये पुराने जमाने की कुछ ईंट वगैरह मिली है जो कि अभी की नहीं लग रही है। फिर थोड़ी सी कार्रवाई की जाती है 1861 के अंदर। 1861 में एएसआई की स्थापना, बताया था कल, किसने करी थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ठीक है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या करा? खुदाई करवाने का काम किया। बहुत ज्यादा खुदाई वगैरह करवाने का काम स्टार्ट कर देता है कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। हाँ हाँ कर दिया, जानबूझ के करा, ठीक है ना। इधर देखो, अलेक्जेंडर कनिंघम ने एएसआई की स्थापना कर दी, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक कहते हैं। कहते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बोलते हैं इसको, इंग्लिश में एएसआई कहा जाता है। एएसआई की फुल फॉर्म होती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या होती है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होती है, ठीक है। तो साहब ये खूब खुदाई करवाता है भारत में सब जगह पे, ठीक है, लेकिन इसको कोई भी सफलता हाथ नहीं लगती है। कहते हैं ना जिसकी किस्मत में लिखा होता है खजाना उसी को मिलता है, हर किसी को थोड़ी मिलता है। तो वैसा का वैसा ही कुछ इसके साथ होता है। अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद में एएसआई की पोस्ट पे जब ये मर जाता है तो हट जाता है, उसके बाद में एक दूसरा बंदा इसकी पोस्ट पे बैठता है, उसका नाम आता है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल नाम का एक व्यक्ति जो अलेक्जेंडर जो कनिंघम की जो पोस्ट है उसके ऊपर आकर के बैठता है और वो खुदाई का जो काम चल रहा था उसको कंटिन्यू रखता है, ठीक है। तो फिर 1921 की घटना निकल करके आती है। 1921 में जिस समय पे अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद में कौन बना? जॉन मार्शल, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद कौन बनेगा? जॉन मार्शल बनेगा। जॉन मार्शल के ने भी अपने आदमी लगा रखे खुदाई कराने के लिए। तो इन्हीं में से एक आदमी होता है इसका दयाराम साहनी। क्या नाम है? दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कर ली। किसकी खोज हो गई? हड़प्पा की खोज, ठीक है। फिर अगले साल ही देखो लॉटरी लगती है तो एक के साथ एक फ्री मिलता है ना। तो इसी के बाद में आता है एक राखलदास बनर्जी। क्या नाम है? आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी। आर.डी. जो बनर्जी थे उन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज कर दी। किसकी खोज कर दी? मोहनजोदाड़ो, ठीक है। ये आपका रावी नदी के तट पे पड़ता है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मैं बाद में लिखवा दूंगा। ये सिंधु नदी के तट पे है। कौन सी नदी के तट पे है? सिंधु। रावी जो है वो भी सिंधु की ही एक सहायक नदियां हैं। तो साहब जॉन मार्शल सोचता है कि ये सिंधु नदी के पास में कोई एक सभ्यता रही होगी, इसलिए उसने इसका नाम क्या रख दिया? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम रख दिया? सिंधु घाटी सभ्यता नाम रख दिया। और नाम कैसे रखा है? तो नाम ऐसे रखा है भाई साहब कि ये भागा भागा गया, जैसे इसको सूचना मिली दो जगह से खुदाई करने पे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हो गई, तो इसको लगा भारत के अंदर तो भाई पहले के जमाने से लोग बाग रहते हैं, बहुत तगड़े लोग बाग रहते थे, हैं, शहरों के अंदर रहते थे, पक्के पक्के मकानों के ईंटों से बना करके मकान रहते थे ना, पक्की ईंटों के मकान बना करके रहते थे। और क्या लैंग्वेज कभी कभी तो चला जाता हूं ना, हाँ चलेगा ना, ठीक है। तो अब ये भागा भागा जाएगा। 1924 की बात है। कब की बात है? 1924 की बात है। कहां गया? लंदन। कहां गया? लंदन। तो वहां पे एक अखबार चलता है, उस अखबार का नाम है लंदन वीकली टाइम्स। लंदन वीकली टाइम्स एक अखबार चलता है। इस अखबार के अंदर एक लेख लगवाता है। इसमें क्या लिखवाता है?
लेख लिखवाता है, उसका जो शीर्षक होता है वो होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसी को हिंदी में बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ऐसे ये सभ्यता अस्तित्व में आई। ठीक है, बाद में अपन देखेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये सिर्फ सिंधु नदी के तट तक सीमित नहीं है, और आगे जब खोज होंगी तो अपन देखते हैं कि ये तो ऊपर तो साहब जम्मू कश्मीर तक फैली हुई है, इधर नीचे महाराष्ट्र तक है, इधर अगर बात करें तो यूपी तक फैली हुई है, इधर बलूचिस्तान तक फैली हुई है, और सिंधु नदी तो थोड़ी सी बहती है। तो ऐसा थोड़ी है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका नाम परिवर्तित किया जाए। सब लोग इस बात पे सहमत नहीं है कि भाई ये सिंधु घाटी सभ्यता इसको बोले। तो सब लोगों ने प्लान किया कि यार अब कोई बात नहीं, चला लो काम यार, सिंधु घाटी सभ्यता बढ़िया तो नाम है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा थोड़ी होता है कोई यार सिंधु नदी के पास में है नहीं जोरिन से सिंधु घाटी सभ्यता। तो क्या क्या रखे, तो देख सबसे पहले कौन सी खोज हुई, हड़प्पा सभ्यता की। किसकी खोज हुई, हड़प्पा। तो इस पूरी सभ्यता का नाम क्या रख दो, हड़प्पा सभ्यता। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखवा रखा है, सिंधु घाटी सभ्यता को और क्या कहते हैं, हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता खुद एक पर्टिकुलर स्थान की सभ्यता भी है, और इन पूरी सभ्यताओं का मिला करके भी उसको क्या बोलते हैं अपन, हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। क्लियर है क्या ये बात, समझ में आई? ठीक है, तो अब एक बार इसको नोट करो, उसके बाद आगे चलेंगे। ये तो नाम तो लिख लिए थे क्या, हाँ, तो अब यहां कर दू, ठीक है ना? अब तो दिख रहा ना अक्सर, हाँ, नहीं दिखे तो बता दीजिए और मोटो कर देगा आपने हाथ में है। कोई अक्सर समझ में नहीं आया पूछ लेना भैया। लंदन के आगे वीकली टाइम्स है, अखबार का नाम है लंदन वीकली टाइम्स अखबार। ये क्या है, अखबार है, ये क्या है, अखबार है ना, पत्रिका वही। जल्दी लिखो भाई जल्दी, एक मिनट में कमेंट देख लेता हूं। अरे गुरुजी देख छोटा मत लिखो, हमको अंधेरा करवा को विचार है क्या, आंधड़ा। अच्छा अरे गुरुजी देखो छोटा मत लिखो, हमको आंधड़ा करवा को विचार है कहीं। भाई संदीप आंधड़ा कौन कराया, आंधड़ा हो जात कोई बात, कौन चश्मा लगा लीजिए मारिश नहीं। सर थोड़ा मोटा, ये ले यार तुम ये ले भाई, और चाहिए तो बता दियो। या पहले ऊपर के को तो लिख लेने दे उसको। अरे उसने नहीं लिखा ना, काका ने हमारे ने। ले ले ले, हाँ भाई मोटा करके अब आराम से छाप ले भैया। संदीप जी आराम से छाप लो, नहीं नहीं ऑनलाइन वालों समझ में आए हैं? सर थोड़ा मोटा लिखो जो ऑनलाइन वालों के समझ में आए। अच्छा ओके भैया, अपने हाथ में बेटा, पतला मोटा सब करना अपने हाथ में। जूम इन जूम आउट का ऑप्शन होता है ना, अरे जूम इन होता है ना ये देखो इसमें हाथ ही तो बना हुआ है। हाँ ठीक है, चले आगे। हाँ भाई लिख लिया ना, इधर देखो आगे बात करते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो था, परिचय की बात कर ली अपन ने। परिचय के बाद में इसका कालक्रम देख लेते हैं। कालक्रम मतलब कौन से जमाने का है। ठीक है, तो ये जमाना जो है ना बहुत अच्छा जमाने का है। कौन सा जमाना है, मैंने कल भी बताया था 2350 से लेकर के 1700 या 1750। ठीक है, एक ही बात है, कोई 1750 में कंफ्यूजन मत होना, यहाँ पे 2400 भी मिल सकता है या 1750 भी मिल सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम तो फिक्स होता नहीं है, 50 साल 100 200 साल तो ऊपर नीचे चल जाता है। ठीक है, तो 2350 से लेकर के 1720, अरे उतने जमाने पुरानी बात है, आज से 5000 साल पहले की बातें हैं। तो आज से 5000 साल में हो सकता है 5100 हो जाए, हो सकता है 5000 हो जाए, क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा ना। हाँ, तो 2350 से 1700 बीसी की ये बात आती है। क्या इसके जमाने में क्या और भी कोई सभ्यताएं थी क्या, इसके समकालीन सभ्यताएं थी क्या कोई, तो बिल्कुल थी साहब, समकालीन सभ्यता। समकालीन सभ्यताओं की अपन बात करते हैं तो इनमें एक का नाम आता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि सबसे प्राचीन है। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि कौन सी नदी के किनारे है, दजला व फरात नदी के किनारे है, दजला व फरात नदी के किनारे है। दूसरी और कौन सी आती है साहब, तो साहब एक आती है मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, और ये कौन सी नदी के किनारे है, नील नदी के किनारे है, नील नदी के किनारे है। तीसरी और है क्या, बिल्कुल साहब चीन की सभ्यता भी है। कहां की सभ्यता है, चीन की सभ्यता, और ये कौन सी नदी के किनारे है, तो हांग हो नदी के किनारे है, हांग हो नदी के किनारे है। ठीक है क्या, तो ये इसका टाइम ड्यूरेशन की अपन ने बात कर ली कि इस जमाने की सभ्यता है, और इसके जमाने में विश्व के, इंडिया में तो सिंधु घाटी सभ्यता है, तो क्या विश्व में भी और कोई सभ्यताएं थी, तो हाँ बिल्कुल थी साहब, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी। ठीक है भैया, लिखो। लिख लिया,
आगे देखते हैं, बात करते हैं तीसरे नंबर पे भौगोलिक विस्तार की। भौगोलिक विस्तार, ये जो सभ्यता है वो कहां से लेकर के कहां तक फैली हुई है, इसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा यहां और कर लेते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए कि इसका सिंधु नदी जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उत्तर दिशा में कहां तक अंतिम छोर पड़ता है इसका, तो पड़ता है साहब एक मांडा सभ्यता आती है। मांडा कौन सी नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे है। ठीक है, और कहां पड़ती है? जम्मू कश्मीर में पड़ती है। ठीक है, कि भैया नीचे दक्षिण में कहां तक विस्तार है, तो दक्षिण में विस्तार है इसका दायमाबाद, कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। कौन सी नदी के किनारे है? प्रवरा नदी, प्रेवरा, प्रेवरा नदी के किनारे। ठीक है, पूछ ले आपसे कि भैया इधर की तरफ कहां पे है? पूरब में, तो पूरब के अंदर आता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये कहां पड़ता है? यूपी के अंदर पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है। और अगर बात कर ली जाए कहां की? पश्चिमी छोर की, तो यहां पे पड़ती है एक सभ्यता सुत का गेंडोर। ठीक है, सुत का गेंडोर ये पड़ता है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान जो प्रांत पड़ता है ना, इधर देखो ये पाकिस्तान है, ऐसा संकोच करना है, ऐसा है नहीं है। ठीक है ना, कुत्ते के आकार का वो सबको पता है, उसका नक्शा ये है जैसा वैसे ही क्रम भी है। तो यहाँ पे भारत है इसके बगल में, इसका ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं पंजाब। ठीक है, इसका ये जो नीचे वाला एरिया इसको बोलते हैं सिंध। इसको क्या बोलते हैं? सिंध। इसका ये वाला जो एरिया इसको बोला जाता है बलूचिस्तान। क्या कहा जाता है? बलूचिस्तान। और ऊपर वाला जो एरिया है वो खैबर पख्तूनवा क्षेत्र है। खैबर पख्तूनवा क्षेत्र। ठीक है, खैबर पख्तूनवा वाला क्षेत्र आता है। तो अपन आगे हिस्ट्री में ये अपन को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, भविष्य में अपन पढ़ेंगे जब सिंध के बारे में बात करेंगे, बलूचिस्तान के बारे में बात करेंगे, पंजाब के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, लाहौर आपका यहां पड़ता है, मुल्तान यहां पड़ता है, कराची यहां पड़ता है। ठीक है, कराची कहां पड़ता है? सिंध के अंदर। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारी बातें हैं, बाद में देखेंगे इनके बारे में ना। तो सुतका गेंडोर पाकिस्तान में डास्क नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? डास्क नदी। ये डा भी लिखा मिल जाएगा, कहीं पे दा भी मिल जाएगा ना, तो कंफ्यूज नहीं होना, डा बोल दो चा दा बोल दो, क्योंकि यार ये इंग्लिश ही ऐसी है, इसको दास्क भी कह सकता हूं, इसको मैं डास्क भी कह सकता हूं। ठीक है ना, तो ये बात है। कौन सी नदी है? डास्क नदी। इसकी जो लंबाई है ये 1600 किलोमीटर है, ये 1400 किलोमीटर है। ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है, अब देखो भौगोलिक विस्तार की अपन बात कर रहे हैं, तो ये तीन देश हैं उनके अंदर फैली हुई है। एक तो आपका भारत है ही, एक अपना पड़ोसी मुल्क जो कुत्ते के आकार का है पाकिस्तान, और उसके ऊपर अफगानिस्तान। ठीक है ना, तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तीन देशों के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है। क्लियर है? अब थोड़ा सा मैं, अगर आप लोग का हो तो मेरा वाला मैप बना दूं। ये भारत है ऐसा मानना है, 30% भारत है, 100% है ना? हाँ समझ गए ना, इतनी जल्दी तो ऐसा ही बनेगा भैया। जम्मू कश्मीर यहां पड़ता है क्या? महाराष्ट्र यहां पड़ता है, ये तो पता है। पाकिस्तान यहां पड़ता है, बलूचिस्तान यहां पड़ेगा, पड़ेगा। यूपी यहीं कहीं पड़ जाएगा क्या? पड़ जाएगा। इन अगर पॉइंटों को मैं मिलाऊं तो ये तो खूब दूर दूर है, इसलिए आराम से मिल रहे है ना। जब इस वाले पॉइंट को मैं मिलाता हूं तो ऐसा प्रतीत मेरे को हो रहा है कि ज्यादा दूर नहीं है, ऐसा लग रहा है ये एक ही लाइन के ऊपर है। ऐसा कुछ कुछ फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना, ऐसा लग रहा है ये इसी के ऊपर है, दूर नहीं है, है ना। तो वैसे तो ये विषम कोणीय चतुर्भुज की आकृति है, लेकिन अपन इसको मान के चलते हैं कि त्रिभुजाकार में फैला हुआ है, क्योंकि ये त्रिभुज ज्यादा बढ़िया दिख रहा है। ठीक है ना, तो अगर आपसे पूछ ले सिंधु घाटी सभ्यता कैसी फैली हुई है, तो त्रिभुजाकार में फैली हुई है। कौन से आकार में फैली हुई है? त्रिभुजाकार में। ठीक है, विस्तार कैसा है इसका? त्रिभुजाकार। क्षेत्रफल अगर पूछ ले तो पहले तो 12,99,600 आया करता था पुरानी किताबों के अंदर, लेकिन अब ये बढ़कर के 20 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया है। कितना हो गया है? 20 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया, लेकिन यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बार ये नोट कर लो। भैया एक मौसी हुआ करती थी, मौसी, आप किसकी समझ ले, तेरी समझ ले चाहे मेरी समझ ले। मौसी कैसी थी? लोभी प्रवृत्ति की थी। कैसी थी? लोभी प्रवृत्ति की। लिखते रहना इसको। लोभी प्रवृत्ति की मौसी हुआ करती थी। काम क्या करती थी? बस चलाने का काम करती थी, ड्राइवर थी। हाँ मौसी ड्राइवर थी, लेकिन हाँ, सवारी ज्यादा बिठाने के लिए लोभी प्रवृत्ति की भी थी ना। हाँ, तो उसके पास एक कंगा हुआ करता था, उस कंगे का रंग जो था वो हरे रंग का था। कंगा कैसा था? हरे रंग का। तो मौसी थी कैसी थी? लोभी थी। क्या करती थी? बस चलाती थी। ठीक है, उसके पास क्या था? कंगा था, और कौन से रंग का था? हरे रंग का। उसके बगल में एक पड़ोसन रहा करती थी, पड़ोसन का नाम था रमा। रमा नाम की कोई छोरी रहे बगल में। अब वो जो छोरी थी उसके बॉयफ्रेंड था, आया उस टाइम। अब साहब जल्दबाजी में साहब बॉयफ्रेंड से बोल दिया आ रही हूं। ठीक है, ओला बुक कर ली, चाहे ओला मत करे, उसको बोल दिया होगा कि भैया आजा नीचे, और नीचे से बॉयफ्रेंड फोन करने लग रहा, आजान खाई करनी तेरी देर होगी।
है। उधर से साहब रमा के पास में साहब फैशन के लिए कंगा खो गया, अब कंगा नहीं मिल रहा, बगल में पड़ोसन का घर था, वहां से जाकर के वो हरे रंग का जो कंगा था ना मौसी का, उसको उठा लाई। मौसी तो लंच ब्रेक में गई घर पे जाकर के मौसी को भी फैशन की जरूरत पड़ती है थोड़ा कंगा वंगा मारने की। उसने देखा कंगा गायब है, उसको डाउट गया सीधा किसके ऊपर, रमा के ऊपर। वो रमा घर गई तो रमा को पता चला बॉयफ्रेंड से मिलने गई है। कहाँ गई है? बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए गई है। बस तो चलाती है, बॉयफ्रेंड मोटरसाइकिल पे, गुस्सा आ गया, बस से कुचल दिया है। क्लियर है ना? तो एक लोभी मौसी थी जिसके पास हरा कंगा था, बस चलाती थी, पड़ोसन रमा थी जो कि कंगा चुरा के लेके गई थी, तो गुस्से में आकर के बस से कुचल दिया। सीधी सी बात है ना? हाँ तो ठीक है, हाँ डिस्कस अभी बताएंगे। सभ्यता, हाँ डायरेक्ट ऊपर पहुंचे। देखो लोभी, तो लो से बना लोथल, भय से बना भोगवा नदी। कौन सी नदी? भोगवा नदी। ठीक है। लोभी मौसी, मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। लोभी मौसी का हरा कंगा, तो है से हड़प्पा। यार तुम पे सब आ गया। लोभी मौसी का हरा कंगा रमा, रे से रंगपुर, रंगपुर और मां से मादर नदी। अरे पूरा नाम लिखा है। लोभी मौसी का हरा कंगा रमा चुरा कर ले गई, रोस आ गया। क्या आएगा? रोस। रोस आएगा ना, गुस्सा। गुस्से क्या बोलते हैं? रोस आएगा ना। तो रो से रोपड़, और ये रोपड़ कहां पड़ता है? पंजाब के अंदर पड़ता है। पंजाब में सतलज नदी बहती है, तो रो से सतलज। ठीक है। रोस में आकर बस से कुचल दिया। किससे कुचला? बस से। तो बे से बनवाली और से सरस्वती नदी। तो यहां पे दोनों में पीछे से आया है, तो से कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने बोला रोपड़ कहां पड़ता है? पंजाब में पड़ता है, और पंजाब में आपको पता है सतलज नदी बहती है। ठीक है, क्लियर है? तो लोभी मौसी का हरा कंगा रमा चुरा कर ले गई, रोस में बस से निपटा दिया। ठीक है ना? बाकी के 4 नदियों के नाम मैंने अभी लिखाए थे इससे पिछली स्लाइड में, हो गए ना लगभग लगभग के? याद भी हो गए क्या? ठीक है। लिख लिया क्या? समझ में तो आ रहा है क्या? नहीं, नहीं आ रहा? चले आगे। अब अपन को एक एक सभ्यता के बारे में पढ़ना है अच्छे से, है ना? जो जो इंपॉर्टेंट सभ्यता है उनके बारे में अपन थोड़ा डिटेल में देखेंगे, जो कम इंपॉर्टेंट होगी उनके से रिलेटेड जो भी फैक्ट होगा वो लिख लेंगे ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हड़प्पा की। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की बात कर लेते हैं। क्या क्या बातें करनी है अपन को? पहली बात तो खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। कहीं होगी हो? अरे तो सही कह रही हो, 1921 में तो हुई। हाँ, अब फीलिंग समझ जाया करो यार छोरे की तुम। खोजकर्ता हो गया। एक वर्ड आता है उत्खनन करता। खोजकर्ता अलग होता है, उत्खनन करता अलग होता है। उत्खनन करता का नाम है माधो स्वरूप वत्स। माधो स्वरूप वत्स। हाँ वह भी यामी वो मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर, दो जना, दोनों ने अलग अलग टाइम पे कराई। एक ने 1926 के आसपास में करवाई, एक ने 1946 के आसपास में करवाई है। तो माधो स्वरूप वत्स और मार्टिमर व्हीलर की बात है। उत्खनन करता हो गया। कौन सी नदी के किनारे है? अभी अपन ने लिखा है रावी नदी के किनारे है। कौन से स्थान पे है? तो ये पड़ता है पाकिस्तान के अंदर एक मोंटगोमरी। मोंटगोमरी पंजाब में है ना? मोंटगोमरी पंजाब, पाकिस्तान वाला। कौन सा? पाकिस्तान वाला, है ना? स्थान रावी नदी के भी बाएं तट पर है। बाएं तट पर है। कहां पे है? बाएं तट पर है। ठीक है, ये तो कुछ कुछ बातें हुई। कौन सी बातें हुई? कुछ कुछ। ठीक है, और बातें कर लेते हैं। यहां पे अपन को ऐसे 2 टीले मिले। कितने टीले मिले? 2 टीले मिले। कहां पे? हड़प्पा के अंदर। एक टीला अपन को मिला पश्चिमी साइड में, इसलिए इसका नाम पड़ गया पश्चिमी टीला।
एक टीला मिला पूर्वी साइड में, तो इसका नाम पड़ गया पूर्वी टीला। जो पश्चिमी टीला है थोड़ा सा ऊंचाई पे था, इस वजह से इसका नाम पड़ता है, इसके चारों तरफ बाउंड्री भी हो रखी थी, इसलिए इसका नाम पड़ा दुर्ग टीला। क्या नाम पड़ा? दुर्ग टीला। इसी टीले को क्या बोलते हैं? दुर्ग टीला। नीचे वाला जो टीला था उसको कहा जाता है नगर टीला। क्या कहा जाता है? नगर टीला। इस पश्चिमी टीले के अंदर जो प्रशासनिक लोग हुआ करते थे, यानी कि जो संभालते हैं, यानी कि आईएएस ऑफिसर वाली ग्रेड के जो लोग हैं वो रहा करते हैं, नीचे आप जैसे लोग रहा करते हो। ठीक है, तो ये तो दुर्ग टीला हो गया, ये नगर टीला हो गया। दो टीले अपन को यहां से प्राप्त होते हैं। एक दिन मार्टिमर व्हीलर के जची, किसके? मार्टिमर व्हीलर के। मैं तो नेता को पश्चिमी टीलो कहूं, मैं आपको दुर्ग टीलो कहूं। तो भाई तू कहते थारा हिसाब से, मैं तो मेरा हिसाब से कहूंगा माउंट एबी। क्या नाम है इसका? माउंट एबी। क्या भाई या को नाम माउंट एबी दर्द, या को दर्द कहीं नो, या को अंदर जा कर लो कहीं करे। ठीक है, यानी कि मार्टिमर व्हीलर ने सिर्फ एक टीले का नाम रखा माउंट एबी, यानी कि पश्चिमी जो टीला था उसको क्या बोला इसने? माउंट एबी का। इसके बारे में इसने कुछ नहीं कहा। ठीक है, तो मार्टिमर व्हीलर कहां है? ये है मार्टिमर व्हीलर ने इसको क्या कहा है? माउंट एबी कहा। ठीक है, समझ जाओगे ना? मार्टिमर व्हीलर ने माउंट एबी कहा। कौन से टीले को? दुर्ग टीला या पश्चिमी टीले को। ठीक है, उसको कुछ नहीं कहा। क्लियर है? समझ में आया? ये फैक्ट तो आपको भाई रटने पड़ेंगे, रटे रटाए हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी ने करी है। खोजकर्ता माधव स्वरूप बत्स और मार्टिमर व्हीलर है। ये जो मार्टिमर व्हीलर है इसने इस टीले को माउंट एबी कहा है। हरा कंगा है इसलिए रावी नदी के तट पे, और जिला कौन सा है? पंजाब के अंदर मोंटगोमरी। ठीक है, मोंटगोमरी पंजाब पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। क्लियर है क्या? अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि इससे रिलेटेड साक्ष्य क्या है, कि अपन को यहां से क्या क्या चीजें मिली है। साक्ष्य की बात कर लेते हैं। तो साक्ष्य क्या क्या है? साक्ष्य में आप लोगों को देखो एक कहानी सुनाऊं तो आपको सारे साक्ष्य याद हो जाएंगे। ठीक है, तो एक मजदूर आदमी था, मजदूर को अपन श्रमिक कहते हैं ना, मजदूर था साहब। मजदूर कौन था? मजदूर था कुमार। कुमार 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 मटका बनाने वाला मजदूरी तो होता है, मजदूरी है। तो मजदूर मिला है अपन को। ठीक है, यानी कि सबसे पहली चीज अपन को मिली है श्रमिक का आवास। क्या मिला है? श्रमिक का आवास। जो वो श्रमिक है वो क्या है? कुमार है। तो कुमार का चाक मिला है। क्या मिला है? कुमार का चाक मिला है। याद कैसे रखना? एक श्रमिक था, श्रमिक कौन था? कुमार था। तो श्रमिक का तो आवास मिला और उस आवास के अंदर कुमार का चाक मिला। ऐसा नहीं है कि उस आवास के अंदर मिला है, ये मेरी कहानी का हिस्सा है। आपको फैक्ट याद रखने हैं कि हड़प्पा से अपन को ये चीज प्राप्त हुई है। ठीक है, कुमार का चाक मिला। कुमार ने चाक से बहुत सारी मटकियां बनाई, मटकियां बना करके बहुत सारे पैसे छापे। ठीक है, बहुत सारे पैसे छापे तो उस पैसे का क्या किया उसने? अनाज खरीदा। क्या खरीदा? अनाज खरीदा। तो अपन को यहाँ पे इसके घर के अंदर अपन को क्या मिला? अन्नागार मिला। क्या मिला? अन्नागार मिला। और ये जो अन्नागार है इसके अंदर 12 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? 12। यानी कि ये जो 12 कक्ष है वो कुछ इस तरीके से, 6 तो एक साइड में है, 4 5 6 और 6 दूसरी साइड में है। ठीक है, बीच में रस्तो गेलो है। ठीक है, तो अन्नागार मिले जिसमें कितने कक्ष है? 12 कक्ष है। यानी कि आपसे पूछ ले 12 कक्षों का अन्नागार निम्न में से किस सभ्यता से मिला है? तो कौन से मिला है? हड़प्पा से। अब अन्न मिला है तो अन्न को खाने के लिए कूटने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? तो ओखली की, ओखली में कूटा भैया, तो ओखली मिली है। मूसर नहीं मिला, ओखली मिली है। मूसर तेरा जैसा कोई भाई ले गया। ठीक है, तो ओखली ओखली मिली है ना। और क्या मिला है साहब? तो अपन देखते हैं कि जो गरीब आदमी होता है, मजदूर कैटेगरी का जो इंसान होता है, वो भगवान वगैरह को मानता है, खूब मानता है, अपन बात करते हैं। ठीक है, लेकिन वो भगवान को कम मानता है, देवियों को बहुत मानता है। मानता है ना, काली मैया को, चंडी मैया को, चामुंडा माता, फलानी ढिमकी माता, ऐसे मानता है, मानता है। तो ये भी बेचारा एक देवी को मानता है। किसको मानता है? देवी को। तो अपन को यहां से मिली है मातृ देवी की मूर्ति। मातृ देवी की मूर्ति मिली है। और ये जो मातृ देवी की मूर्ति मिली है इसकी नाभि में से एक पेड़ निकल रहा है। नाभि से पेड़ निकल रहा है। ऐसा मत सोच लेना जो मूर्ति मिली है उसमें सांच में आज को पेड़ निकल रहा है। मतलब मूर्ति के अंदर ही पेड़ भी निकला हुआ है, मतलब उसने बनाने वाले ने मूर्ति में साथ में पेड़ भी बनाया है। हाँ, नाभि में से निकलता हुआ। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये जो मातृ देवी है इसी को अपन पृथ्वी देवी कह सकते हैं। भाई पृथ्वी पे से भी पेड़ पौधे उगते हैं। ठीक है, और इसी को मैं उर्वरता की देवी भी कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? उर्वरता की देवी भी कह सकते हैं। भाई पेड़ निकल रहा मतलब उर्वरता का प्रतीक है, ऐसा कुछ अपन मान सकते हैं। तो मातृ देवी की मूर्ति मिली है। अब सुनना मेरी बात, ये मेरी कहानी का हिस्सा, सारी घटनाएं काल्पनिक है, सिर्फ साक्ष्य सच्चो है। ठीक है, सारी घटनाएं काल्पनिक है जिनका कोई वास्ता नहीं है इन चीजों से, सिर्फ जो साक्ष्य मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूं वही सर्वथा सत्य है। ठीक है ना। तो बात कर रहे हैं अपन साहब कि मातृ देवी की मूर्ति मिली तो पूजा करने के लिए जा रहा है साहब कौन? कुमार। तो उस जमाने में आपके लिए मर्सिडीज ऑडी वगैरह तो थी नहीं है, बैलगाड़ी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? बैलगाड़ी। तो यहां से क्या मिला है अपन को? बैलगाड़ी। क्या मिली है? बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। और क्या मिला है? तो बैलगाड़ी में नीचे पहिया होता है कि नहीं होता है? तो तांबे का पहिया मिला है। क्या मिला है? अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि जो बैलगाड़ी मिली है उसके अंदर तांबे का पहिया लगा हुआ है। तांबे का पहिया अलग है, बैलगाड़ी अलग है, लेकिन मेरी कहानी का हिस्सा है। भाई बैलगाड़ी तो उसमें पहिया भी होगा, तो पहिया कैसा है? तांबे का है। ठीक है साहब। अब रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी तो मिलती नहीं थी उस जमाने में, है? गाना नहीं सुना? रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, है? तो इसको साहब भेलपुरी नहीं मिली, ना लड़की मिली रास्ते में, इसको मिल गया एक जानवर, एक सरंगी पशु। क्या मिला इसको रास्ते में? एक सरंगी पशु, यानी कि एक सींग वाला जानवर, लेकिन वो गेंडा नहीं है।
कोई उसके जमाने में रहा होगा कोई पशु, लेकिन वो गैंडा नहीं है, ये कंफर्मेशन है। ठीक है, इसी को अपन देखो इंग्लिश में एक सींग को बोलेंगे यूनिकॉर्न। यूनिमंडल, एक कॉर्न मतलब सींग, एक सींग का जानवर यानी यूनिकॉर्न कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं। तो रास्ते में कौन मिल गया? एक सींग वाला पशु मिल गया। एक सींग वाला पशु, इधर से खुमार, पेल दिया, सींग को घुसा दिया मतलब पेट में। तो भाई साहब प्राण पखेरु उड़ गए क्या? प्राण पखेरु उड़ गए। अरे आदमी को मार दिया ना, कुमार को मार दिया। किसने? एक सरंगी पशु ने। हाँ, आप समझ गए ना भावनाओं को। ठीक है, इधर समझो आगे और चीजें हैं। तो एक सरंगी जो पशु है, अब एक सरंगी पशु ने साहब निपटा दिया किसको? कुमार को। कुमार को निपटाने के बाद उसको ठिकाने लगाओगे नहीं लगाओगे? लगाएंगे ना। तो उसको ताबूत में समाधान किस में लेके जा रहे हैं? ताबूत के अंदर लेके जा रहे हैं। किस में लेके जा रहे हैं? ताबूत में। कहां लेकर जाएंगे? ठिकाने पे। कहां लेके जाओगे भाई? कब्रिस्तान ही तो लेके जाओगे। तो R37 कब्रिस्तान मिला है। R37 क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो कंकाल मिले हैं उनमें से 37 कंकालों के ऊपर रिसर्च हुआ है, इसलिए रिसर्च 37 कब्रिस्तान। ठीक है, तो R37 कब्रिस्तान अपन को मिला है। क्लियर है क्या? कब्रिस्तान के अंदर तेरा जैसा भाई बैठा हुआ था एक। ठीक है, हाँ हाँ, क्या भैया फलाना आदमी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, ऐसे लिख करके कुछ। अब देखो मैं ये सब मेरी काल्पनिक घटना है, ऐसा उसके अंदर क्या लिखा हुआ था वो जाने। अपन को मिली है यहां से अभिलेखित मोहरें। क्या मिली है? अभिलेखित मुहरें। तो देखो मैंने कहा था उन्होंने जो लिखा वो हमारे आज तक पल्ले नहीं पड़ा, तभी तो अपन ये इतिहास पढ़ रहे हैं। कौन सा? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं अपन सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि उन लोगों ने जो कुछ लिखा वो हमारे पल्ले नहीं पड़ा, तो हमने अपने हिसाब से पल्ले पढ़ा लिया कि भाई क्या मिला। तो अपन कह रहे हैं हाँ भाई जो मरा उसकी पूरी स्टोरी लिख रखी है साहब, कुछ ही क्या हमारी मर्जी। अभिलेखित मोहरें मिली है, याद करने का तरीका इधर सुनना। अभिलेखित जो मोहरें मिली है वो किस पत्थर की बनी हुई है? तो सेल खड़ी की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? सेल खड़ी की बनी हुई है। और ये जो अभिलेखित मोहरें हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले सर्वाधिक अभिलेखित मोहरें, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ ले? सर्वाधिक अभिलेखित मोहरें कहां से प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से हुई है। अगर क्वेश्चन आ जाए सर्वाधिक मुहरें कहां से प्राप्त हुई है, देखो दोनों में अंतर है। एक है अभिलेखित मोहरें, अभिलेखित मोहरें का मतलब है उन मोहरों के ऊपर कुछ न कुछ लिख रखा है, और एक मोहरे जो सादा सिंपल बिना कुछ लिखे, हो सकता है चित्र बना करके स्टैंप लगा दिया हो। ठीक है, मोहरे क्या होती है? सील होती है, ठप्पा। ठीक है ना। तो सेल खड़ी की ये बनी हुआ करती थी। तो सर्वाधिक अगर आपसे पूछ ले तो बताना है मोहनजोदड़ो, अभिलेखित अगर आपसे पूछ ले तो बताना है हड़प्पा, और बेलनाकार मुहरे अगर आपसे पूछ ले तो बताना है कालीबंगा। ठीक है, मैं हर किसी में जो भी बात है वो लिखवा दूंगा। ये समझ में आया क्या? पक्का? ये पीछे का लिख लिया था? ये लिख लिया था? नहीं लिखा तो लिखो एक बार, याद हो गए ना सारे फैक्ट यहीं पे? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? ठीक है फिर तो हो गया यार, जल्दी हो जाता तुम्हारा, बैठने भी नहीं देते थोड़ी देर चैन से। अब इसको जल्दी करना है लेकिन, है ना? क्यों नहीं कराएंगे? किसने कहा? अच्छा चलो ठीक है, फिर कल कराएंगे। हैं? पता ही नहीं लगेगा, पूरी हिस्ट्री में टेंशन ही मत कर। ठीक है, बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास के अंदर, है ना?